Hello everyone. Today we will start new chapter of history, chapter 10, Political Developments in the 18th Century India. 18th सेंचुरी में इंडिया के अंदर क्या क्या पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हुए, कैसे जो बिग एम्पायर्स थे वो धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होते गए, न्यू स्मॉलर किंगडम्स इमर्ज होना स्टार्ट हो गए, वो सब कैसे हुआ था वो हम इस चैप्टर में डिटेल में देखेंगे. सो हिस्ट्री में हम लोगों ने यही पढ़ा है कि कैसे एम्पायर्स आए. पहले राजपूत डायनेस्टीज थी, ऐसे अलग अलग डायनेस्टीज आती गई. बाद में मुगल एम्परर्स आ गए, मुगल डायनेस्टी आ गई. उसके बाद फिर ब्रिटिशर्स आ गए. ऐसे करके बहुत सारे माइटी एम्पायर्स थे. फिर नेशंस ग्रो हुए, कुछ पावरलेस हो गए, कुछ डिसइंटीग्रेट हो गए, स्मॉलर स्टेट्स बन गई अलग अलग. ऐसा क्यों हुआ था? उसका रीज़न था एक तो कि इनकैपेबल लीडर्स. सपोज कोई पावरफुल लीडर है लेकिन उसके डेथ के पास जो उसके सक्सेसर्स आए अगर वो वीक है तो फिर उनका एम्पायर टूट जाता था. इनएफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, कोई एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंटली नहीं करता था, अच्छे से एडमिनिस्ट्रेट नहीं कर पाया कोई अगर रूलर. सोशल और इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो पाई. एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन बहुत ज़्यादा होता था. पावरफुल ग्रुप्स रिवॉल्ट करने लग जाते थे. अगर कोई ग्रुप ज़्यादा पावरफुल हो गया तो वो रिवॉल्ट कर देते थे, वो अपना एक इंडिपेंडेंट एम्पायर सेटअप कर लेते थे, या कोई वॉर होती थी अदर नेशंस के साथ. इस तरह से अलग अलग एम्पायर्स इमर्ज होना स्टार्ट हो गए. Similarly, power of Mughal Empire, which spanned across most of the Indian subcontinent, also began to diminish gradually in 18th century CE. जो मुग़ल एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन बाद में क्या हुआ, फिर वो भी डिमिनिश होना स्टार्ट हो गया 18th सेंचुरी में. सो हम उसको डिटेल में देखते हैं. लेट्स नो मोर द डिक्लाइनिंग मुग़ल एम्पायर. मुग़ल एम्पायर कैसे डिक्लाइन होना स्टार्ट हुआ. जो मुग़ल एम्पायर था वो बहुत ज़्यादा वास्ट था. अकबर के टाइम पीरियड पे सबसे ज़्यादा मतलब मोस्टली पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट को ऑलमोस्ट उन्होंने कवर कर लिया था. तो मुग़ल एम्पायर बहुत ज़्यादा वास्ट हो गया था, लेकिन धीरे धीरे उसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव था, उसका जो रेवेन्यू सिस्टम था, उन्होंने इतनी स्ट्रॉन्ग मिलिट्री को मेंटेन कर रखा था. उनके जो अलाइज थे वो लॉयल थे, ब्रेव थे, क्योंकि उनमें मेनली राजपूत होते थे. राजपूत को उनकी लॉयल्टी और उनकी ब्रेवरी के लिए ही जाना जाता था. benefited immensely from the overseas trade and started losing its strength and glory after the death of emperor in 1707 CE. उनके पास सब कुछ अच्छा था, लेकिन जब उनके एम्परर की डेथ हुई 1707 CE में, उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ लूज़ होना स्टार्ट हो गई. उनकी जो ग्लोरी थी वो डिमिनिश होने लग गई. बाद में उनके जो बाउंड्रीज थी एम्पायर की, उन्हें मैनेज करना डिफ़िकल्ट होने लग गया था. जो एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी थी वो लैक्स्ड हो गई थी. करप्शन बहुत ज़्यादा फैल चुका था. और जो मराठास थे उन्होंने मुगल्स को बहुत ही टफ कंपटीशन दिया. ये सब क्राइसिस है कि ये सब वैराइटीज़ ऑफ फैक्टर्स है कि इनकी वजह से मुग़ल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया. सो पहले हम पढ़ेंगे औरंगज़ेब्स डेक्कन वॉर. औरंगज़ेब की जो डेक्कन में वॉर हुई थी, जो लार्ज एम्पायर की इनहेरिटिंग थे उनके बाद औरंगज़ेब ने वॉर्स फॉट करी. उन्होंने पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन अडॉप्ट किया. मीन्स उन्हें अपना एम्पायर ज़्यादा से ज़्यादा फैलाना था. His 25-year-long Deccan campaigns not only depleted his military and finances but also led to deterioration in administration. His nobles started neglecting their duties and got involved in court politics. अब पहले तो उनका अच्छे से सब कुछ चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे जो उनके नोबल्स थे, मीन्स उनके जो कोर्ट में सभा में जितने भी उनके सभा के मेंबर्स बैठते थे, उन लोगों ने अपनी ड्यूटीज़ नेगलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया और वो आपस में कोर्ट पॉलिटिक्स खेलने लग गए. फिर आए उनके वीक सक्सेसर्स, जैसे कि औरंगज़ेब की डेथ हुई, उनके बाद उनके सक्सेसर्स के बीच में वॉर हुई कि कौन उनके क्राउन पे बैठेगा, कौन उनकी मुग़ल ट्रेजरी को संभालेगा, और उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो वीकन होने लग गया. लेटर मुगल्स में जैसे कि औरंगज़ेब के जो सक्सेसर्स थे वो वीक थे और उन्होंने अच्छे से कंट्रोल नहीं किया सूबेदार्स को और मनसबदार्स को. ये सूबेदार मनसबदार ये हम प्रीवियस चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं. वो कंट्रोल करते थे ऑफिसर्स ऑफ रेवेन्यू की जो दीवानी होती थी, मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन होता था जिसे फौजदारी कहते थे, और वो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल और मिलिट्री पावरफुल होते थे.
मेनली एरियाज़ में मुग़ल एम्पायर के। लेकिन टाइम के साथ उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, क्योंकि उनके पास इतने रेवेन्यूज़ वो लोग कलेक्ट करते थे, उनके पास बहुत सारे राइट्स होते थे मनसबदार्स के पास, फौजदार के पास। तो धीरे धीरे उन लोगों ने अपना इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर लिया, उन लोगों ने अपना अलग एम्पायर सेटअप कर लिया। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेवेन्यू कलेक्ट करते थे, उनके पास मनी तो होती ही थी। देन रिबेलियन ऑफ पेजेंट्स एंड ज़मींदार्स, जो पेजेंट्स और ज़मींदार्स होते थे उन लोगों ने भी रिबेल करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उनके कंडीशंस जो होती थी पेजेंट्स की वो बहुत ज़्यादा वर्स होती जा रही थी। वो बहुत ज़्यादा हैवी टैक्स उनसे कलेक्ट करते थे, एग्रीकल्चरल जो टैक्स लगाते थे वो बहुत ज़्यादा लगाते थे उनके ऊपर। इसलिए जो रेवेन्यू कलेक्टर्स होते थे वो भी करप्ट होते थे, तो उनको ऑप्रेस करने के लिए पेजेंट्स ने रिबेल करना स्टार्ट कर दिया। This led peasants and zamindars in many parts of northern and western India to rebel against the Mughal administration. इसकी वजह से peasants और ज़मींदार्स ने मुग़ल एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट रिबेल करना स्टार्ट किया। peasants ने रिफ्यूज़ कर दिया कि वो लोग टैक्स पे नहीं करेंगे, जिसकी वजह से उनका एग्रीकल्चर सफ़र करने लग गया। कुछ टाइम में रिबेलियंस ने स्टार्ट किया। रिबेलियंस वर स्टार्टेड बाय पावरफुल चिफ्टेंस हु वांटेड टू कंसोलिडेट देयर पोजीशन इन देयर एरियाज। जो पावरफुल चिफ्टेंस होते थे, जो लीडर्स होते थे, उन लोगों ने भी रिबेल करना स्टार्ट किया। लेटर मुगल एम्परर्स अनेबल टू कंट्रोल द रिबेलियन ग्रुप्स एंड कुड नॉट स्टॉप पॉलिटिकल इकोनॉमिकल पावर फ्रॉम शिफ्टिंग इनटू देयर हैंड्स। सो मुगल एम्परर्स कंट्रोल नहीं कर पाए रिबेलियन ग्रुप्स को, इसकी वजह से जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक पावर थी वो शिफ्ट हो गई उनके हैंड से चिफ्टेंस के पास चली गई। देन आए फॉरेन इन्वेशंस। Power and prestige of later Mughals received another fatal blow by the attack of foreign rulers Nadir Shah and Ahmad Shah Abdali. जो पावर और प्रेस्टीज थी लेटर मुगल्स की, वो भी कम होने लग गई जब फॉरेन रूलर्स ने उनके ऊपर अटैक किया, जैसे कि नादिर शाह है, अहमद शाह अब्दाली है। 1739 CE में रूलर थे ईरान के नादिर शाह, उन्होंने दिल्ली सिटी को लूट किया और वहाँ से एनॉर्मस वेल्थ वो लोग लेकर चले गए। एन ऑब्जर्वर ऑफ दैट टाइम नोटेड दैट नादिर शाह लूटेड फ्रॉम मुगल ट्रेजरी एज फॉलोज। अब जो अकाउंटेंट्स थे या जो भी ऑब्जर्वर थे उन्होंने बताया कि नादिर शाह ने कितना मुगल ट्रेजरी में से लूट किया। 60 लाख ऑफ रुपीज़, some 1000 gold coins, nearly 1 crore worth of gold ware and nearly 50 crores worth of jewels that included the peacock throne and the कोहिनूर डायमंड। इतना सारा सब वो मुग़ल ट्रेजरी में से लूट कर ले गए। पिकॉक थ्रोन जो था वो फेमस ज्वेल था, जो कि गोल्डन का बना हुआ होता था और वो मुग़ल एम्परर्स की सीट होती थी। According to another observer, the new city of Shahjahanabad was reduced into rubble. The rich had now become extremely poor. जो बहुत ज़्यादा रिच थे वो extremely poor हो गए। Between 1748 and 1761 CE, जो अफ़गान रूलर थे अहमद शाह अब्दाली, उन्होंने अटैक किया और प्लंडर किया मुग़ल एम्पायर को 5 टाइम्स। 5 बार उन्होंने अटैक किया मुग़ल एम्पायर के ऊपर। दिस अटैक नॉट ओनली ड्रेन्ड मुग़ल एम्पायर ऑफ इट्स वेल्थ बट ऑल्सो ruined its trade and industry in northern parts and badly destroyed its military power. इस अटैक की वजह से मुग़ल एम्पायर की सिर्फ वेल्थ ही नहीं बल्कि उनका ट्रेड और उनकी इंडस्ट्री जो थी नॉर्दर्न पार्ट्स में वह भी बहुत ज़्यादा मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई और उनकी मिलिट्री पावर भी डिस्ट्रॉय हो गई। पॉलिटिक्स अमंग द नोबल्स, जो नोबल्स होते थे उन लोगों के बीच में भी पॉलिटिक्स चलती थी। द क्राइसिस फर्दर डीपन ड्यू टू रिवाइलरी अमंग 2 ग्रुप्स ऑफ नोबल्स, द ईरानीस और द नोबल्स ऑफ पर्शियन डिसेंट एंड तुरानीस और द नोबल्स ऑफ टर्किश डिसेंट। अभी 2 ग्रुप्स बन गए पॉलिटिक्स में उनके नोबल्स के बीच में ही, एक तो ईरानीस हो गई और एक टर्किश हो गए। Over time, these 2 groups started controlling the emperors and began to play the role of king makers. इन 2 ग्रुप ने एम्परर्स को कंट्रोल करना स्टार्ट कर दिया और ये किंग मेकर के रोल प्ले करने लगे, मीन्स ये अपना राजा बनाने लग गए। दिस रिजल्टेड इन द असैसिनेशन ऑफ 2 मुगल एम्परर्स फारूक सियार एंड आलमगीर II. They also blinded emperors Ahmad Shah and Shah Alam II. Then a rise of European powers. Later Mughals were not strong enough to control the growing power of European traders who started controlling the Indian trade and seized big pieces of land in eastern India. जो लेटर मुगल्स थे वो लोग यूरोपियन ट्रेडर्स की पावर को कंट्रोल नहीं कर पाए, जिसकी वजह से इंडियन ट्रेड और जो बिग पीस ऑफ लैंड थे वो सीज्ड होने लगे ईस्टर्न इंडिया में। मुगल एम्पायर कुड नॉट बी रिवाइव्ड देयर आफ्टर।
In this way, the emergence of independent regional powers and establishment of European control led to the reshaping of the boundaries of Mughal Empire in 18th century after the death of Aurangzeb. ओके ये हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि लास्ट मुगल एम्परर जो थे वो औरंगज़ेब थे, उनके बाद उनके सक्सेसर्स जो थे वो वीक थे, जिसकी वजह से जो ये यूरोपियन पावर ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो गए और इन्होंने इंडिया पर कंट्रोल कर लिया। मुगल एम्पायर की जो बाउंड्रीज थी वो रीशेपिंग होने लग गई। ओके